देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर। यस मैम। अच्छा देखो, हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स में स्टार्ट किया था मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का, ठीक है। तो उसका कंसेप्ट तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, बस क्वेश्चंस कर रहे थे। तो देखो इलास्ट्रेशन 2 तक हुआ था, अब इलास्ट्रेशन 3 ये वाला करेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, ऑन 31 मार्च 2022 द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर वाइट एज फॉलोज, ठीक है। ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक क्या क्या चीजों का है देखो, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर है। तो देखो रॉ मटेरियल, ठीक है। उसके बाद क्या है, WIP फिनिश्ड गुड्स, सन्ड्री डेटर, कैरेज ऑन परचेज। अच्छा हाँ, ये सब कहाँ कहाँ जाएगा, चलो तुम लोगों से पूछ ही लेते साथ ही साथ। ये जो पूरा स्टॉक का डिटेल्स था, ये तीनों ही स्टॉक है। ओपनिंग ये कहाँ पर जाएगा, वो ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग। कौन से अकाउंट में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग ना, हाँ ये मैन्युफैक्चरिंग, इसको ये हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। अच्छा इसके बाद, हाँ लेकिन एक चीज मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाएगा, कौन सा, फिनिश। ये तो जाएगा, ये नहीं जाएगा, है ना। फिनिश गुड्स कहाँ जाएगा बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अच्छा फिर सन्ड्री डेटर कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। कैरेज ऑन परचेस बोलो कहाँ जाएगा। परचेस क्या करेंगे, परचेस क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर है। मैम ट्रेडिंग अकाउंट। गलत, सब कोई ट्रेडिंग बोल रहे हो, क्यों, कहाँ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में। ये परचेस क्या चीज करेगा, ये मैन्युफैक्चरर है क्या, ये फिनिश गुड्स परचेस है, ये तो रॉ मटेरियल करेगा, तो कहाँ जाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग। बिल्स रिसीवेबल, बैलेंस शीट, वेजेस। ये देखो ये वेजेस, अब मुझे बोलो ट्रेडिंग में वेजेस क्यों लगाया जाता है, बोलो। एक्चुअली नीचे ना बाइफर्केशन है, कहाँ पर क्या जाएगा, वो पढ़ने से तुम लोग को समझ में आएगा। तो देखो ये तो एक कंफ्यूजन हो ही सकता है ना। अब देखो वेजेस नॉर्मली, देखो अगर कोई मैन्युफैक्चरर अगर नीचे कुछ भी डेटा नहीं देगा, तो तुम लोग बोलो वेजेस किस चीज का उसको देना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग के केस में ही लगेगा कि मान लो रॉ मटेरियल लेके आ रहा है, उसका वेजेस लग रहा है, या फिर मान लो प्रोडक्शन के वहां पर वेजेस लग रहा है। और ट्रेडिंग के केस में वेजेस लगना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपना ही स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग में दिखाएगा, बेचेगा। बाकी नीचे ना दिया हुआ है वेजेस का कितना, देखो हम दिखा देते क्या दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई भी एक पॉइंट दिखाते हैं, आई थिंक तुम लोग समझ जाओगे कहाँ गया। ये देखो सैलरी वेजेस पेड, ये दिया हुआ है 900, मशीनरी प्रोविजंस, ऑफिस प्रीमाइसेस, लाइटिंग, ऐसे करके डिवाइडेशन दिया हुआ है, कितना फैक्ट्री में जाएगा, कितना क्या जाएगा। वेजेस पे तो कुछ दिया नहीं है, तो फिर तुम लोग बोलो वेजेस पे कुछ नहीं दिया है, ये आउटस्टैंडिंग दिया है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग तो तुम लोग को ऐड करना पड़ेगा, वो बात अलग है, लेकिन वेजेस फिर कहाँ दोगे, क्या लगता है कहाँ देना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। सैलरी मैन्युफैक्चरिंग में PL में जाएगा, इसका तो देखो नॉर्मल बात है, ये PL में जाएगा। टेलीफोन पोस्टेज PL में जाएगा। रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर कहाँ पर जाएगा, PL में जाएगा। ऑफिस का डेटा कहाँ रहता है, PL में। कैश एट बैंक बैलेंस शीट में जाएगा। ऑफिस फर्नीचर बैलेंस शीट में जाएगा। रिपेयर्स टू प्लांट बोलो ये कहाँ पर जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में क्या जाता है, फैक्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग। हाँ ये मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, सही है। फैक्ट्री रिलेटेड आइटम ही तो जाएगा ना, मैंने एक बॉक्स करके दिखाया था ना, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने तक का जो भी रिलेटेड डेटा है वो हम लोग का जो है मैन्युफैक्चरिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। परचेज बोलो ये कहाँ जाएगा, बोलो। मैन्युफैक्चरिंग, ये कौन सा परचेज बोल रहा होगा, भले ही रॉ मटेरियल आगे ना लिखा हो, लेकिन है तो रॉ मटेरियल। अब जो ट्रेडर जो मैन्युफैक्चरर है वो परचेज क्या करेगा, वो तो ट्रेडिंग में कोई आइटम परचेज कर ही नहीं सकता है, फिनिश गुड्स होता है वहां पर, ठीक है। अच्छा फिर प्लांट मशीनरी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। रेंट कहाँ जाएगा, अब रेंट का देखो, अगर फैक्ट्री रेंट होगा तो कहाँ जाएगा। अब रेंट के बारे में दिया हुआ है, फैक्ट्री रेंट होगा तो मैन्युफैक्चरिंग, देखो रेंट में दिया है ऑफिस प्रीमाइसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल एरिया, मतलब जितने एरिया में इनका बिजनेस है, इसमें ऑफिस कितने जगह पे है, 1/4 पे है। तो फिर इसका मतलब रेंट का खर्चा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 1/4 जो है रेंट का खर्चा वो चला जाएगा ऑफिस में, और बाकी कितना बचेगा, 3/4, फिर वो कहाँ पर जाना चाहिए,
फैक्ट्री में मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। अच्छा फिर देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया है, लाइटिंग। लाइटिंग कहाँ जाएगा बोलो, क्या लगता है? देखते हैं इसका भी कोई डिटेल्स अगर है तो उस हिसाब से हम लोग, ये देखो लाइटिंग दिया है, देखो 2/3 फैक्ट्री 1/3 ऑफिस के लिए, क्योंकि देखो लाइट दोनों जगह पे ही रह सकता है ना। लाइटिंग मेरा जो है फैक्ट्री में भी रह सकता है और मेरे बिजनेस प्रीमाइसेस जो है वहीं पर वहां पर भी हो सकता है। तो इसका दे दिया है हमें, कहाँ जाएगा? जनरल एक्सपेंस, ये कहाँ जाता है? पीएल। सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट, बीपी बैलेंस शीट, सेल ऑफ स्क्रैप, बोलो कल ही तो करना है। मैन्युफैक्चरिंग, सेल ऑफ स्क्रैप पीएल में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। प्लस स्क्रैप का एग्जांपल दिया मैंने, शुगर केन, मोलासिस, भूल गए? कल ही तो दिया था। कमीशन रिसिप्ट, पीएल। प्रोविजन फॉर PL डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ये हमारे करेंट डाउटफुल डेब्ट के साथ एडजस्ट हो जाएगा, कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा। सेल्स जो है कहाँ जाएगा बोलो? सेल्स। मैन्युफैक्चरिंग, manufacturing मैन्युफैक्चरिंग में क्यों Trading. जाएगा? ट्रेडिंग, सही बात है, ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या जाता है? रॉ में कितना खर्चा हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वहां आता है, वहां हम लोग सेल थोड़ी दिखाते हैं। सेल कहाँ दिखाएंगे? ट्रेडिंग में। देखो मैंने पहले लिखा है कि हम लोग जो बेचेंगे, ये जो मैन्युफैक्चरर होता है ये तो सारी चीज मेंटेन करते हैं, इनका तो एक एडिशन होता है, कुछ डिलीशन थोड़ी ना, इनका तो एडिशन होता है बाकी चीजों के साथ। तो ट्रेडिंग में ही तो देखेंगे ना, बेच के प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमें क्या बताएगा कि कितना चीज हम लोगों ने बनाया, उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल खरीदा, वेजेस, बेसिकली फैक्ट्री रिलेटेड आइटम। तो फैक्ट्री में बैठ के तो सेल नहीं करेंगे, तो फिर ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा। बीओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैलेंस शीट नॉर्मली जैसे होता है। balance ठीक है sheet चलो बनाओ। और तो कुछ है नहीं, नीचे का एडजस्टमेंट देख लेते हैं क्या। ठीक है चलो पहले स्ट्रक्चर बना लो। ज्यादा कुछ एडजस्टमेंट है नहीं, देख लिया हम लोगों ने। कुछ आउटस्टैंडिंग था वो भी दिखाया मैंने तुम लोग को, और एक दो डेटा है जो कि हमें बोल दिया है कैसे करके बाइफरकेट करना। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वाइट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसमें थोड़ा ज्यादा जगह लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग आइटम काफी सारा ही है। ठीक है इतना जगह रखता है, देखो इधर भी जगह रखा है, इधर भी जगह रखा है, इतना जगह चाहिए, मतलब कॉपी का आधा मुझे लगता है लग जाएगा। उसके बाद ट्रेडिंग, ट्रेडिंग छोटा सा बनेगा, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में ज्यादा आइटम थोड़ी ना लिखना पड़ेगा। जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग में क्या लिखोगे? कितना स्टॉक बेचने के लिए फैक्ट्री से मतलब डाला गया है, तो जो कि ट्रेडिंग अकाउंट, कितना बेच दिया, कितना रह गया, और प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट एकदम छोटा सा बनेगा यहाँ पर। और इसके बाद पीएल बनेगा। पीएल हम अलग से लिख दिए, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग ट्रेडिंग पीएल एक साथ लिख लो, मैंने लिख दिया है और इसको हटा नहीं रहा इसलिए। पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट भी थोड़ा बड़ा ही बनेगा, ठीक है इतना, और थोड़ा सा रख लेते हैं जगह। और बैलेंस शीट, एज ऑन 31 मार्च 2020, liabilities, assets। अच्छा देखते हैं क्या क्या डेटा है। अच्छा एक बार देख लेते हैं हम लोग का क्या क्या डेटा का वर्किंग नोट बनेगा। ये सारा क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है, जहां जो जाएगा। सेमी फिनिश्ड का मतलब WIP होता है। सैलरी वेजेस में एडजस्टमेंट है, मशीनरी डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है, PVDD क्रिएट करना है, ऑफिस प्रीमाइसेस, ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये हमें इंफॉर्मेशन दिया है कि जो रेंट है उसको कैसे डिवाइड किया जाएगा। लाइटिंग का भी हमें डिवाइडेशन के लिए दिया हुआ, इसको हम लोग एडजस्टमेंट नहीं बोल सकते। ये क्या है? इंफॉर्मेशन है कि कैसे करके खर्चे को डिवाइड करना है, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आगे का बाकी एडजस्टमेंट है, ठीक है। और बोला है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा तो याद रहेगा हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं स्टार्टिंग में हमारे पास क्या डेटा है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, तो जो ओपनिंग स्टॉक जहां जाएगा उसको वहां लिखना पड़ेगा। तो लिखो सबसे पहले हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में लिखेंगे, क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? टू ओपनिंग WIP,
इसमें सबसे पहले लिखा जाता है ओपनिंग WIP कितना है, ये देखो ओपनिंग WIP है 9500, ठीक है। अच्छा, और ये जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है ये कहां पर जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग इसके अंदर ही कर सकते हो, अगर वर्किंग नोट करोगे तो देरी होगा करने में, तो हम इसी के अंदर कर देते, कल जैसे करवाया था। कंज्यूम लिख दिया। अच्छा, इसमें क्या क्या लिखोगे कंजम्पशन में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, ठीक है। ओपनिंग कितना रॉ मेटेरियल था, 21,000। अच्छा, प्लस यहाँ पर परचेज आ जाएगा, वो हमें नीचे मिल जाएगा, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है। माइनस क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लगभग जो भी होता है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब जैसे जैसे डेटा मिलेगा वैसे हम लोग लिख लेंगे। तो देखो हम लोगों ने रॉ मटेरियल लिख लिया, WIP लिख लिया, फिनिश गुड्स, अब ये कहाँ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 15,500, बोलो, ट्रेडिंग में, ठीक है। फिनिश गुड्स हमेशा ट्रेडिंग में दिखेगा, तो ट्रेडिंग में जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, क्योंकि जो तुम लोग ट्रेडिंग में लिखते हो वो हमेशा फिनिश गुड्स ही होता है। अब जो ट्रेडर है वो थोड़ी ना उसको फिनिश गुड्स लिखेगा, वो तो उसका स्टॉक बोल के सिर्फ बोलेगा ये भी स्टॉक है, फिनिश गुड्स भी स्टॉक है, लेकिन वो नाम फिनिश गुड्स क्यों ले, उसने थोड़ी ना बनाया है, उसके पास तो हमेशा फिनिश गुड्स ही रहता है, तो उसको अलग से क्यों फिनिश गुड्स बोले, ठीक है। बोल सकता है लेकिन ये तो अजीब लगेगा ना सुनने में, वो तो फिनिश गुड्स ही खरीदता है, तो इसको फिनिश गुड्स क्या बोलता है, ठीक है। बना बनाया चीज ही तो लेके आता है। अच्छा, अब इसके बाद सन्ड्री डेटर 24,000, ये तो जैसे हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट में डेटर, जो है जैसे मतलब करेंट एसेट में आ जाएगा सन्ड्री डेटर, ये इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है प्रोविजंस का, ठीक है। तो सन्ड्री डेटर हम लोग लिखेंगे 24,000, इसको इनर कॉलम में लिखो। अच्छा, कैरेज ऑन परचेज, ये हम लोग का इसके बाद का डेटा है। कैरेज ऑन परचेज 1500 कहा जाएगा, परचेज मैन्युफैक्चरर हमेशा रॉ मटेरियल करता है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कल हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा था, ओपनिंग WIP, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस या फिर ओवरहेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैरेज ऑन परचेज, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मतलब नाम लिख दो। जैसे देखो हम क्या बोल रहे हैं, लास्ट दिन मैंने तुम लोग को क्या लिखवाया था, डायरेक्ट एक्सपेंस हेडिंग करवा के फिर उसके अंडर तुम लोग को लिखवाया था हायर चार्जेस। यहाँ भी तुम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस उसके अंडर लिख सकते हो कैरेज ऑन परचेज, या फिर डायरेक्टली तो कैरेज ऑन परचेज भी लिखा जा सकता है, दोनों तरीके से किया जा सकता है। यहाँ ज्यादा आइटम है इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं तो एक दो लाइन करके बढ़ जाएगा ना और भी, तो लिख। हाँ, वेजेस भी लिख सकते हो, मेटेरियल, हाँ कल भूल गए थे ना, इसके बाद लिख देते हैं, ठीक है। कैरेज ऑन परचेज के बाद वेजेस ही लिख देते, कल भूल गए थे। कैरेज ऑन परचेज इसके बाद लिख देते हैं, कैरेज ऑन परचेज कितना है, 1500, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कैरेज ऑन परचेज के बाद बिल्स रिसीवेबल, तब ये लिखो एसेट साइड में, सन्ड्री डेटर के नीचे लिख दो बिल्स रिसीवेबल, लेकिन जगह रखना है तुम लोग, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कहाँ लिखेंगे, आउटर में लिख देंगे, ठीक है, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो 15,000, बिल्स रिसीवेबल 15,000। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या बोला है, वेजेस 13,000, अब लिखो वेजेस, जो जहां पर लिखना है मैन्युफैक्चरिंग में 2 वेजेस 13,000, कैरेज ऑन परचेज मेरा इधर जगह है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 2 वेजेस, इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि वेजेस का ना एक जो है एडजस्टमेंट था, ठीक है। ये 13,000 इनर कॉलम में लिखो क्योंकि नीचे हम लोगों ने देखा था उसका एक एडजस्टमेंट था आउटस्टैंडिंग वाला। वेजेस के बाद सैलरी, इसमें भी आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, सैलरी PL में लिखो लेकिन इनर कॉलम, 2 सैलरीज, ठीक है, 10,000। इसके बाद टेलीफोन पोस्टेज 1000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली लिख दो 2 टेलीफोन पोस्टेज 1000। इसके बाद रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, तो ये PL में ही आएगा, टू रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर 350। अच्छा, फिर देखो कैश एट बैंक, बैलेंस शीट में जाएगा, कैश एट बैंक, कैश
कैश एट बैंक आउटर में लिखो 17,000। इसके बाद है ऑफिस फर्नीचर, बैलेंस शीट में जाएगा, ऊपर लिखेंगे, ठीक है। इनर कॉलम में लिखो क्योंकि उसमें भी हमारा डिप्रिशिएशन है। ऑफिस फर्नीचर, ठीक है, अमाउंट है 10,000। इनर कॉलम में लिखो उसमें एडजस्टमेंट था 10,000। ऑफिस फर्नीचर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं रिपेयर्स टू प्लांट, ये कहां पर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो वेजेस में लेकिन हमारा एडजस्टमेंट है तो वहां पर तुम लोग को जगह रखना है, ठीक है। फिर उसके नीचे लिखो थोड़ा जगह छोड़ के टू रिपेयर्स टू प्लांट। $1100। फिर इसके बाद परचेज 85,000। ये कौन सा परचेज है? रॉ मटेरियल। देखो जगह रखा था हम लोगों ने वहां पर, अगर तुम लोगों ने परचेज लिख लिया था मेरे जगह तो जैसा, तो उसके अगेंस्ट लिख दो, अगर नहीं लिखा है तो अभी लिख लो परचेज 85,000। जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने बोले और परचेज लिखा हुआ रहे तो वो इम्प्लाइड है कि वो रॉ मटेरियल है, वो कभी भी फिनिश गुड्स थोड़ी ना परचेज करके लाएगा। ट्रेडिंग में लिखने का मतलब ही वो फिनिश गुड्स हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 70,000 लिखो बैलेंस शीट। इसमें भी डेप्रिशिएशन है, जगह रखना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम में लिखना 70,000, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आया रेंट। अब रेंट का कुछ हिस्सा देखो, रेंट को एरिया वाइज रेंट पे होता है, तो एरिया क्यों दिया हुआ है? रेंट के खर्चे को डिवाइड करने के लिए। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि कुछ ऑफिस में जाएगा और कुछ कहाँ जाएगा, फैक्ट्री का रेंट बोला है। तो इसका मतलब रेंट बोल के ऑफिस यानी कि पीएल में भी लिखना है, और कहाँ पर लिखना है? यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में भी लिखना है, जो फैक्ट्री का रेंट है। तो रिपेयर्स के नीचे लिखो टू रेंट, ठीक है। और यहाँ जगह रखो, अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना होगा। और ये पीएल में भी लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। पीएल में भी लिखो टू रेंट। अब कितना लिखेंगे देख लेते हैं। देखो टोटल हम लोग का कितना है 6,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे डिवाइडेशन दिया है। यहाँ पर दिया है, ये देखो इंफॉर्मेशन, 1/4 जो है वो ऑफिस एरिया का है, तो 6,000 का 1/4 पीएल में आएगा, क्योंकि ऑफिस का डेटा तो पीएल में आता है। पीएल में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जाता है, तो 6,000 का 1/4 कितना होता है? 1,500। 1,500, ठीक है। और उधर 3/4 लिखो, ठीक है। इधर 3/4 लिखो, 6,000 का 3/4, ये कितना होगा? 4,500। 55, ठीक है। अच्छा, मैम ये रिक्वेस्ट टू प्लांट 1,100 ना 11,000? 1100 ही भेजने में चला अच्छा। ना, 1100 ही भेज। हाँ। लाइटिंग 1350 लाइटिंग, ठीक है। लाइटिंग में भी एक इंफॉर्मेशन था, इसीलिए हम अभी चेक कर रहे हैं। देखो 2/3 फैक्ट्री में जाएगा और बाकी ऑफिस में जाएगा, मतलब दोनों जगह पे लाइटिंग लिखना, लिखो लाइटिंग। अच्छा, ये जो फैक्ट्री में है वो बोल रहा है 2/3, तो यहाँ 2/3 लिख लेते हैं, इनटू करके यहाँ पर टोटल अमाउंट लिखेंगे, और यहाँ पर भी लिखो टू लाइटिंग बोल के। अच्छा, ये पीएल में कितना जाएगा? 1/3 ऑफिस का है तो 1/3, और टोटल अमाउंट देखते हैं कितना है, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। लाइटिंग है हम लोग का 1350, डिवाइड करो 1350, और उधर भी लिखो 1350 और चेक करो कितना होता है। 450 होगा सर, 450 का डबल 900, और ये वाला 450 होगा, देख लो। हाँ। 450। अच्छा, जनरल एक्सपेंस ये पीएल में लिखो 1,500। नेक्स्ट देखते हैं इधर सन्ड्री क्रेडिटर, लिखो बैलेंस शीट में, उसके नीचे बीपी लिखो। सन्ड्री क्रेडिटर उसके नीचे बीपी, डेटर के अगेंस्ट में लिख देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। फिर लिखो बिल्स पेबल,
अमाउंट देख लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर 15,000, बिल्स पेबल 7500, 15,000 और ये 7,500। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो बोल रहे सेल ऑफ स्क्रैप 2,500, कहाँ लिखोगे? मैन्युफैक्चरिंग में बाई साइड में जाएगा, ठीक है। बाई सेल ऑफ स्क्रैप, बाई सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप 2,500, ठीक है। फिर है कमीशन रिसीप्ट, तो वो पीएल में जाएगा बाई साइड में, तो एक लाइन जगह रखो क्योंकि जीपी होगा तो उसे ब्रॉट डाउन भी तो करना पड़ेगा। बाई कमीशन रिसीप्ट, कमीशन रिसिप्ट है हम लोगों का 450। अच्छा, और ये डेटर का ओपनिंग बैलेंस है। ये जब हम लोग जो न्यू डेटर न्यू पीबीडीटी क्रिएट करेंगे ना, तब वहां से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला है कैपिटल, ये बाद में लिखते हैं, ठीक है। कैपिटल को लिखो 1 लाख बैलेंस शीट, इनर कॉलम में लिखना होगा, इसमें एडजस्टमेंट होगा, एड वाइड होगा, नीट प्रॉफिट है। अच्छा, फिर है सेल्स, कहाँ लिखोगे? ट्रेडिंग में 1,67,200, सेल्स लिखो 1,67,200। आउटर में लिखेंगे, कुछ का एडजस्टमेंट है नहीं, 1,67,200। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं, बीओडी है, बीओडी है, बीओडी 8,500, कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, बीओडी लिख दिया मैंने, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। पूरा भी लिख लो, पूरा लिख लो, बीओडी मैंने लिखा है, बीओडी तुम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बाकी इधर आते हैं, देखो ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लाइन बाय लाइन है, तो ये दो जगह पे जाएगा। जो ट्रेडिंग में जाएगा ट्रेडिंग में, जो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा मैन्युफैक्चरिंग, और बैलेंस शीट में सभी आ जाएगा लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो रॉ मटेरियल ये कहाँ पर जाएगा? पहले मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, इधर आएगा, सॉरी हम बाई साइड में लिख दिए गलती से। हम लोग तो इधर माइनस करके लिखते हैं ना, बाई साइड में भी लिखना गलत नहीं है, लेकिन हम लोग तो अपने फॉर्मेट के हिसाब से इधर माइनस करते हैं, तो इधर ही लिखेंगे। कितना है? 16,200। अब दो दो बार एडजस्टमेंट होना चाहिए, इधर लिखे हैं तो साथ ही साथ और कहाँ लिखना पड़ेगा? बैलेंस शीट में लिखो, ठीक है, बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक जो है वो डेटर के बाद आना चाहिए। मेरा तो जगह नहीं है, चलो हम ना इसके नीचे ही लिखते हैं, मेरा जगह नहीं बचा। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर रॉ मटेरियल का आएगा, रॉ मटेरियल का है हम लोग का 16,200, पहला एडजस्टमेंट हुआ। इसके बाद फिर से देखो बोला है फिनिश गुड्स का 18,100, तो ये यहाँ पर भी लिख देते हैं। फिर बोलो ये कहाँ पर जाएगा? इसके अलावा बैलेंस शीट के अलावा कहाँ जाएगा फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक? ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग में लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक 18,100, बाय क्लोजिंग स्टॉक 18,100। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो सेमी फिनिश गुड्स मतलब डब्ल्यूआईपी, ठीक है। तो डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो बाय क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, बाय क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 7,800, और ये वाला बैलेंस शीट में भी चला जाएगा, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी बोल के 7,800, यहाँ पर लिखो डब्ल्यूआईपी 7,800, ठीक है। यहाँ तक का एडजस्टमेंट हो गया। सैलरी वेजेस का बोला है, देखो अनपेड है, अनपेड है मतलब आउटस्टैंडिंग है, ड्यूरिंग द ईयर का है, कैसे पता चल रहा है? बोल दिया है फॉर 2022, तो हम लोग तो 2022 का ही बना रहे हैं। अगर हम लोगों ने बाकी रखा है तो इसका एडजस्टमेंट कहाँ का जाएगा? पहले तो खर्चे में ऐड करके दिखाएंगे ड्यूरिंग द ईयर का, और दूसरा जो है करेंट लाइबिलिटी में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस 900 और 2,000 है, लिखो। सैलरी 900 है, मतलब पीएल में 900 सैलरी के नीचे ऐड करो, आउटस्टैंडिंग सैलरी 900, 10,900। अब ये लिख लिया, तो इसके साथ तुम लोग को लिखना पड़ेगा, इसमें बैलेंस शीट में लिखो करेंट लाइबिलिटी में। गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग मैम। आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसके ऊपर जगह है तो हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, 900। और इसके बाद वेजेस का लिखो 2000, इसके ऊपर लिख देते हैं, फिर उधर लिख लेंगे, ये है इधर तो लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000। अब उधर वेजेस में ऐड करो 2000, ठीक है, वहां जगह रखा है हम लोग ने। ऐड करो आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000, तो टोटल कितना हो जाएगा 15। अच्छा, इसके बाद वेजेस हो गया, सैलरी हो गया। अच्छा, मशीन डेप्रिसिएशन लगाना है 10% लगाओ, पहले बैलेंस शीट में जाके दोनों का लगा लो, उसी का अमाउंट देख के पीएल में लिख देंगे। तो लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। फर्नीचर पे देखो कितना बोला है, फर्नीचर पे 7.5, ये 7.5 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 71 जैसा दिख रहा है बट 71 नहीं है, 7.5%, मतलब वही 7.5%। अब पूरे साल का लगेगा, कुछ तो बोला नहीं है, नया परचेज है क्या है, तो पूरे साल का लगेगा। बताओ कितना होता है फर्नीचर वाला? 750। 750। अच्छा, 750 हो रहा है, और माइनस करने से कितना आ रहा है वो भी लिख लेते हैं। 925 से। अच्छा, ये हो गया। अब ये 750 को कहाँ लिखोगे, ऑफिस फर्नीचर है तो कहाँ लिखोगे, पीएल। पीएल में लिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर 750। अच्छा, अब देखो प्लांट मशीनरी पे बोला है 10%, तो प्लांट मशीनरी पे लगाओ यहाँ पर 10%। 70,000 का 10% कितना हो जाएगा, 7,000। माइनस करने से कितना हो जाएगा, 53 ना 63, 63 होगा, 63,000। अच्छा, ये डिप्रिसिएशन कहाँ लिखोगे, प्लांट मशीनरी वाला डिप्रिसिएशन कहाँ लिखोगे, बोलो कौन से अकाउंट में, मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, क्योंकि ये फैक्ट्री रिलेटेड हो गया, तो मैन्युफैक्चरिंग में लिखना पड़ेगा टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। नॉर्मली हमारा हैबिट होता है पीएल में लिखने का, बट ये पीएल में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है 7,000। फिर नेक्स्ट देखें, इसके बाद प्रोविजंस क्रिएट करने बोला है, 1% ऑफ सेल्स बोला है। देखो नॉर्मली हमें बोलता है डेटर पे क्रिएट करने, अब क्वेश्चन खुद अगर बोल रहा है कि सेल पे क्रिएट करो तो ठीक है, सेल पे करना पड़ेगा, नॉर्मली डेटर पे होता है, लेकिन क्वेश्चन कुछ बोलेगा तो वो तो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इसके वजह से प्रोविजंस होगा तो डेटर तो कम होगा, लेकिन कितना बोला है, 1% ऑफ सेल, तो पहले बोलो तो सेल का 1% कितना होगा, सेल कितना था, ये देखो दिख रहा है 1,67,200, इसका 1% मतलब कितना, 1/100, 0 0 कैंसिल, 1672, 1672। तो प्रोविजंस की वजह से डेटर तो कम होगा, लेकिन क्रिएट किस पे करने बोला है, सेल्स पे, तो यहाँ पर लेस करो प्रोविजंस। प्रोविजंस कैसे निकालेंगे, 1% इंटू 1,67,200, ये बोला है क्वेश्चन की सेल पे बनाओ, तभी हम लोग बना रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 1,672, और माइनस करने से कितना आएगा वो भी लिख लेते हैं साथ साथ, 8 3 3 2 2 22,338 ऐसा कुछ 338 ऐसा 28, अच्छा 28 होगा, ठीक है। तो फिर अच्छा, अब इसको कहाँ लिखेंगे प्रोविजंस को, पीएल में, लेकिन प्रीवियस प्रोविजन हम लोगों को एक माइनस करना है जो हम लोगों ने नहीं किया, तो अभी करना पड़ेगा। तो ये पीएल तो मेरा यहीं पर जगह है, तो लिखो टू पीबीडीटी, ठीक है। तो न्यूली क्रिएट इतना है, पहले ओल्ड वाला देखें, ओल्ड कितना था, 1650, ठीक है, और अभी कितना क्रिएट करना पड़ेगा 1672। तो अभी हमें बहुत ही कम अमाउंट में क्रिएट, कितना 22, अच्छा तो फिर उतना लिखे, हाँ 22। देखो पहले हम लोग का न्यू कितना क्रिएट करना है, देखो अभी हम लोग को क्रिएट कितना करना है 1672, लेकिन हमारे पास पहले से प्रोविजन में पड़ा हुआ है कितना 1650, तो अभी कितना पीएल से ड्रॉ करेंगे, ओनली 22, ठीक है।
और तो कुछ नहीं है शायद एडजस्टमेंट। प्रोविजन हो गया, ऑफिस, ये तो इंफॉर्मेशन था, ये हाँ ये सब हो गया। चलो एक एक करके कैलकुलेट करो। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग को क्लोज करने से क्या पता चलेगा कि कितना गुड्स हम लोगों ने प्रोड्यूस किया, उसका कॉस्ट कितना निकल के आया। तो देखो कितना होगा। 9, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये क्लोजिंग स्टॉक, ये मटेरियल वाला ओके। 89,800, 89,800। 9500, 89,800 प्लस 1,500 प्लस 15,000 प्लस 1,100, 4,500, 900, 7,000, 1,29,300 टोटल। 1,29,300, 1,29,300 और ये माइनस हो जाएगा। देखते कितना। 2500, 7800, 1,19,000, 1,19,000 आ रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट। और इसको बोला क्या जाता है, इसका मतलब है कि इतने का गुड्स हम लोगों ने फिनिश गुड्स बनाया है, जो फिनिश गुड्स बनाए उस पर इतना खर्चा कर दिया है, तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस या फिर गुड्स मैन्युफैक्चर। अब इसी को तो बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहां पर जाएगा, ट्रेडिंग में किधर जाना चाहिए बोलो। परचेस करते मार्केट से तो ये डेबिट किधर, साइड में। डेबिट साइड जाएगा, ठीक है। डेबिट साइड देखो इधर। अगर हम लोग परचेस करते मार्केट से तो टू परचेस यही वाला लिखते हैं 1,19,000, ठीक है। मार्केट में मान लो अगर हमें कोई बेचता, वो भी अगर इतने में बेचता तो वही तो लिखते। तो इधर आ जाएगा ना। क्या बोल के लिखोगे बोलो, क्या लिखना चाहिए। टू ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। परचेज नहीं लिख के क्या लिखेंगे, टू ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। ये मार्केट से परचेज नहीं कर रहे हैं ना, हमारे पास है, हमारे फैक्ट्री से आया और पहले से इतना था, इतना सेल कर दिया, इतना बच गया, निकलेगा क्या, वही ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा। वैसे प्रॉफिट ही आ रहा है, देखिए कितना है। 185,300, 185,300 माइनस करके 50,800, अच्छा 50,800 ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। लिखो 50,800। अब ये पीएल में ब्रॉट डाउन करो 50,800। अच्छा अब इसका टोटल करके नेट प्रॉफिट निकलेगा 50,800 और 450, देखते कितना आता है। 134,950, ठीक है। इधर टोटल लगाओ 134,950, 134,950 टू नेट प्रॉफिट। देखो कितना आ रहा है, चेक करो। कितना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं, 34,778 आना चाहिए। नहीं आ रहा है, उठे 134,950। हाँ सही बात है, वही आ रहा है। क्या नहीं लिखा हम लोगों ने, सैलरी लिखा है देखो तो, टेलीफोन पोस्टेज लिखा है, सैलरी, टेलीफोन पोस्टेज, रिपेयर्स टू ऑफिस, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट, लाइटिंग, ठीक है, प्रोविजंस, ऑफिस फर्नीचर, ये भी तो लिखा है। अच्छा अमाउंट कुछ गलत लिखा है क्या, 10,900, ये 1,000, ये 350, 1,500,
लाइटिंग का कितना आया? लाइटिंग का 450, जनरल एक्सपेंस 1500, सही तो लिखा है। डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर 750, ये कैसे है? मैम सेम चीज टोटल गलत है आई थिंक। टोटल गलत है, अच्छा टोटल गलत हुआ है मेरा। ठीक है तो देखो, ठीक है मैन्युफैक्चरिंग एरी टोटल तो भूल कर दी না আই থিংক জাস্ট পিএল এর টোটালটা। না, শুধু পিএলটাই ভুল আছে মনে হয়। দেখো এইটা তো মিলে গেছে, দেখছি পিএলটাই ভুল। আচ্ছা পিএল হ্যাঁ পিএল 51,250 আসবে টোটাল। ओ 51,250, अच्छा ये वाला मैंने गलत टोटल कर दिया, इसीलिए तुम लोग शायद मेरा टोटल लिखे हो, इसलिए गलत आ रहा है। हाँ ये तो इतने कम से इतना ज्यादा कैसे हुआ? मैंने काफी ज्यादा लिख दिया था, ये तो 50,000 है, मैंने 1 लाख कुछ ऐसा लिख दिया था, मतलब डबल अमाउंट लिख दिया। और उस पे तुम लोग कर रहे हो, इसीलिए तुम लोग का भी इतना ज्यादा आ रहा है। हाँ अब देखो कितना आएगा, इतना आना चाहिए 34,778, वही हम बोले। ये लिखना था सबसे, देखो तो ये आ रहा है। हाँ मैम। 34,778, इसीलिए हमेशा अपने पे विश्वास करो, अपने कैलकुलेशन पे। मानो एग्जाम में ऐसा हुआ, सामने वाला टोटल कर रहा है, मेहनत करने का जरूरत है, उसका टोटल लिख लिया और आंसर गलत लिख के आ रहा है। ये आप टोटल लगा के देखो दोनों साइड मैच हो रहा है कि नहीं। 134,778, 2,900, 15,000, 7,500, 8,500, बस इतना है। टोटल 168,678, हाँ लाइबिलिटी साइड तो ठीक ही आया, 168,678। इधर का देखो, माइनस करके देखो, -7,800, 18,100, 16,200, 17,000, 15,000, 22,328, 63, 9 to 5, हाँ मैच हो, दोनों साइड सेम आंसर है। 1,68,670, ম্যানুফ্যাকচারিং এটা নেট প্রফিটটা, নেট প্রফিট এটা 34,778 আসছে। उसके बाद एमसीक्यूज, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है मिस्टर पंकज runs a factory which produces motor ম্যাম spares। আমার না অ্যাসেট 1000 বেশি আসছিল কোনটাতে? ম্যাম এই আগের সামটাতে। হ্যাঁ মানে কোন অ্যাকাউন্টটাতে সেটা বলো। ও ম্যাম ব্যালেন্স শিটে। আমার তো দুদিকে সেমই আসছে, দেখো তুমি কোথায় ভুল লিখেছো নাকি মিলিয়ে না। इतना ही आ रहा है तो टोटल इतना ही आना चाहिए उसे, तो मैच भी 168 একবার একটু 678। স্ক্রল ডাউন করুন। ম্যাম বিলস রিসিভেবল পরের আইটেমস গুলো একবার দেখেন। ম্যাম ঠিকই তো লিখেছি।
অ্যাড দিচ্ছে এটা ঠিক আছে অ্যাডিশনটা যদি এগুলো ঠিক লিখেছো আরেকবার পরে অ্যাড চেক করে নি মনে হচ্ছে অ্যাডে কিছু ভুল তুলছো ওই জন্য अच्छा ठीक है मिस्टर पंकज হ্যাঁ ম্যাম runs a হয়েছে। runs a factory which produce motor spares of export quality. The following details were obtained about his manufacturing expenses. WIP opening closing दोनों ही कहाँ पर जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में. रॉ मटेरियल परचेज मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा. ओपनिंग रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा. क्लोजिंग रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग. रिटर्न भी मैन्युफैक्चरिंग मतलब परचेज से लेस हो जाएगा. इनडायरेक्ट मटेरियल बोलो इनडायरेक्ट मटेरियल लास्ट क्लास में समझाया था जैसे इस फर्नीचर पे लगने वाला फेविकॉल वो क्या है इनडायरेक्ट मटेरियल है उसका खर्चा हमें इस टेबल को देखने से डायरेक्टली पता नहीं चलता है तो लेकिन जाएगा कहाँ बोलो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा. डायरेक्ट वेजेस कहाँ जाएगा डायरेक्ट वेजेस Manufacturing. हाँ डायरेक्ट वेजेस मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा और इनडायरेक्ट वेजेस कहाँ जाएगा Trading. नहीं इनडायरेक्ट भी हम लोगों का कहाँ पर जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा ना. वेजेस का भी उस तरीके जैसे मटेरियल का डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है ना वेजेस का भी होता है. जैसे हम बोल रहे हैं फैक्ट्री में जो मान लो कारपेंटर है जो ये फर्नीचर बना रहा है वो क्या हो गया डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस. लेकिन वहां लेबर लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं इसलिए फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर को रख दिया गया है तो उनको जो सैलरी दे रहे हैं वो क्या है इनडायरेक्ट वेजेस. एक्चुअली वेजेस कॉस्ट भी क्या होता है ना कॉस्टिंग जो टेक्निक है उसमें हर किसी को मतलब लेबर ही बोला जाता है चाहे वो स्किल्ड हो चाहे वो सेमी स्किल्ड हो चाहे वो अनस्किल्ड हो. ठीक है तो यहाँ पर ये जो है ये दोनों ही फैक्ट्री से रिलेटेड आइटम है. वेजेस जो है हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग होने से ट्रेडिंग में नहीं जाएगा जब तक हमें नीचे इंफॉर्मेशन ना दे दे कि ये वेजेस ट्रेडिंग में क्यों जाएगा क्योंकि उसका कोई पर्पस ही नहीं है. ठीक है वेजेस का मतलब क्या है लेबर लेबर का जरूरत लेबर. अब मैंने क्या बोला मैन्युफैक्चरिंग के केस में स्किल्ड हो सेमी स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो सभी को हम लोग कॉस्टिंग में क्या बोलते हैं लेबर बोलते हैं. ठीक है अब यहाँ पर वेजेस डायरेक्ट का मतलब जो कारपेंटर ये बना रहा है वो डायरेक्ट है क्यों क्योंकि वो अगर नहीं आएगा तो काम बंद होगा कि नहीं होगा होगा. ठीक है जैसे मेरे काम में डायरेक्ट लेबर कौन है हम खुद हैं. अगर हम आज बाई चांस मान लो मेरा तबियत खराब हुआ क्लास ऑफ होगा कि नहीं होगा होगा. अब मान लो मैंने किसी को यहाँ पर रख लिया है ऑफिस में एडमिशन वगैरह का काम करवाने के लिए. ठीक है तो वो मेरा क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट लेबर. ठीक है वो नहीं आने से क्लास ऑफ होगा नहीं. ठीक है तो वैसे ही फैक्ट्री में मान लो सुपरवाइजर को रख लिया या फिर मान लो जो फैक्ट्री क्लीनिंग वगैरह का काम कर रहे हैं ठीक है उनको रखा हुआ है तो वो क्या हो जाते हैं इनडायरेक्ट वेजेस उनके ऊपर प्रोडक्शन डिपेंड नहीं करता है. ठीक है 1 यूनिट फिनिश गुड्स में जो खर्चा आइडेंटिफाई होता है वो सभी डायरेक्ट होता है. डायरेक्ट मेटेरियल भी होता है डायरेक्ट वेजेस भी होता है. देखो ये जिन्होंने कॉस्ट पढ़ा है उनको तो बताना चाहिए जैसे सीएमए में कॉस्ट रहता है मैंने कुछ दिन पहले कॉस्ट का बेसिक क्लास जिनको दिया था. ठीक है तो उनको तो बताना चाहिए वहां पर मैंने ये सारा चीज बोला है पीडीएफ भी शेयर किया तुम लोग को मेरा हैंड रिटन नोट्स लिखने भी बोला था. ठीक है क्योंकि तुम लोग का आता है जिनका सीएमए है ठीक है जिनका हो गया है. अच्छा और इसके अलावा बीकॉम में भी रहता है ये सारा चीज. ठीक है अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंस रॉयल्टी बोलो ये कहाँ आएगा मैन्युफैक्चरिंग में आएगा प्रोडक्शन पे रॉयल्टी. लेकिन कल देखो रॉयल्टी हम लोग का पर यूनिट में था अभी ये रॉयल्टी कैसा है टोटल में दे दिया है. ठीक है अच्छा अब देखो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बोलो ये कहाँ पर आएगा रिपेयर्स मेंटेनेंस कहाँ आना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में आएगा. पीएल रिपेयर्स का अकाउंट। काम नहीं पीएल में नहीं. रिपेयर्स और मेंटेनेंस ये हम लोग का मान लेते हैं कि फैक्ट्री रिलेटेड आइटम होगा क्योंकि देखो अगर हमारा फैक्ट्री है तो रिपेयर मेंटेनेंस कहाँ नीड होगा मेनली फैक्ट्री में ही नीड होगा. डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री ये तो बता ही दिया है फैक्ट्री शेड पे ही डेप्रिसिएशन है तो कहाँ पर लगेगा मैन्युफैक्चरिंग. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट अब प्लांट कहाँ रहेगा फैक्ट्री में तो कहाँ आएगा मैन्युफैक्चरिंग. बाई प्रोडक्ट बोलो बाई प्रोडक्ट कल ही बताया था बाई प्रोडक्ट कहाँ आएगा मैन्युफैक्चरिंग में. ठीक है देखो बोला क्या है प्रिपेयर करने क्या दे सब तो मैन्युफैक्चरिंग आइटम है क्या प्रिपेयर करने थे मैन्युफैक्चरिंग है. अगर ये पहले दिखा देते तो तुम लोग बोल देते सारा मैन्युफैक्चरिंग में. ठीक है चलो बनाओ बन जाएगा 2 सेकेंड. चलो क्वेश्चन नंबर 1 मतलब वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 लगाए इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पंकज. मैन्युफैक्चरिंग
account for the year ended 31st March 2020। देखो सबसे पहला बात है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है उसका मैक्सिमम खर्चा मैन्युफैक्चरिंग में ही जाएगा, उसका प्रोडक्ट बनाने का ही मैक्सिमम खर्चा होगा। ट्रेडिंग में वो क्या खर्चा बुक करेगा? ट्रेडिंग में कुछ भी खर्चा बुक नहीं करेगा। ट्रेडिंग में स्टॉक दिखाएगा, कितना स्टॉक पहले से फिनिश गुड्स है, इस बार कितना फिनिश गुड्स फैक्ट्री से उसके पास आया और उसने कितना बेचा, कितना क्लोजिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट कमाया, वहां और कोई खर्चा बुक ही नहीं हो सकता। कैसे होगा? जो भी करना है फैक्ट्री में तो हो रहा है काम, ट्रेडर थोड़ी ना है। अच्छा अब लिखो सबसे पहले टू ओपनिंग WIP, यही था। देखो ओपनिंग WIP सब लाइन बाय लाइन भी दिया हुआ है अच्छे से, 3,90,000। क्लोजिंग WIP बाई साइड में लगा लो, बाई क्लोजिंग WIP ये हो जाएगा 5,07,000। और यही चीज जब हम लोग स्टेटमेंट में करते हैं वही कॉस्ट शीट बन जाता है। ठीक है, कॉस्ट शीट बन जाता है। कॉस्ट शीट जो है CA में दोनों का इंटर में होता है, CMA का फाउंडेशन में भी होता है, जो कॉस्ट का पार्ट होता है वहां। ठीक है, CA का फाउंडेशन में नहीं होता, तुम लोग का ये वाला होता है। ठीक है, तो ये देखो अब यहाँ पर रॉ मेटेरियल में दिया है परचेज। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो टू रॉ मेटेरियल कंज्यूम। ओपनिंग स्टॉक अगर कुछ होगा तो लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने जगह रख दिया। अभी तो मुझे दिखा नहीं, परचेज दिखा है तो हम लिख देते हैं। परचेज है 12,10,000। ओपनिंग ये रहा, ओपनिंग ये भी है 3,02,000, इसके ऊपर लिख देते हैं 3,02,000। ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया। फिर क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग लेस, अच्छा रिटर्न भी दिया है। पहले रिटर्न लेस कर देते हैं परचेज से, फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे क्योंकि वो फॉर्मेट ज्यादा ठीक रहेगा। रिटर्न करने से नेट परचेज मिल जाएगा 18,000। अगर चाहो तो इसका टोटल करके भी नेट निकाल सकते हो, जिसमें तुम लोग लिख सकते हो कि इतना अवेलेबल है। ठीक है, अगर चाहो तो, नहीं तो रहने दो, इसके नीचे डायरेक्ट लिख दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल। अब इसका डेटा भी दिया हुआ है यहाँ पर 3,10,000। अब इसका देखना पड़ेगा कितना होगा, कर भी इसको भी 3,02,000, 12,10,000, 3,10,000, 3,02,000, 12,10 minus 18 minus 310, 11,84,000 ये आ रहा है, 11,84,000। ठीक है, 11,84,000। अच्छा इसके बाद ये देखो, ये पूरा लिख लिया, ये भी पूरा लिख लिया। इनडायरेक्ट मेटेरियल लिखो, टू इनडायरेक्ट मेटेरियल 16,000। अच्छा पहले डायरेक्ट सारा लिख ले, फिर नीचे इनडायरेक्ट सभी लाइन बाय लाइन लिख लेंगे। इसके बाद वेजेस लिख लो, डायरेक्ट 2,10,000। ठीक है, यहाँ पर लिखो टू डायरेक्ट वेजेस 2,10,000। क्या जरूरी है? अगर भूल जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भूल जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जब स्टेटमेंट में लिखते हैं तो लाइन बाय लाइन लिखना जरूरी होता है, ऐसे अकाउंटिंग फॉर्मेट में जरूरी है नहीं। ठीक है, तो याद आ गया तो मैंने बोला कि पहले डायरेक्ट ही सारा लिख लो। डायरेक्ट हो गया, आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो टू रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, जैसा लिखना चाहिए। मैंने लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक ही आइटम है इसीलिए मैंने नीचे लिख दिया, ज्यादा होता है तो डायरेक्ट लिख देंगे। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन 1,30,000, 30 के 80, 30, 130। डायरेक्ट सारा लिख लिया। अब देखो बाकी जो भी बचा है इनडायरेक्ट बचा है, ये देखो क्वेश्चन देखने से पता चला। ये लिख लिया हम लोगों ने, ये सब लिख लिया, ये लिख लिया और ये लिख लिया। अब देखो ये सब जो है रिपेयर मेंटेनेंस डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री सेट प्लांट मशीनरी, ये सब क्या खर्चा है? इनडायरेक्ट, क्योंकि ये खर्चा हम लोग डायरेक्टली फिनिश गुड्स में नहीं ढूंढ पाएंगे, तो ये सब इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो लिखो टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हेडिंग कर दो, फिर उसके नीचे लाइन बाय लाइन सारे खर्चे को लिख देंगे। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। सबसे पहले आएगा मेटेरियल, फिर लिखो इनडायरेक्ट लिखा है बोल के इसके नीचे मैंने मेटेरियल लिख दिया, और इनडायरेक्ट मेटेरियल बोल के नहीं लिखा। अगर तुम लोग लिखते हो तो भी ठीक है,
मेटेरियल हो जाएगा इनडायरेक्ट का 16,000, वेजेस है 48,000, तो यहाँ लिखेंगे 16,000, ये हो गया 48,000। और इनडायरेक्ट में है रिपेयर्स मेंटेनेंस, यहाँ पर लिखेंगे रिपेयर्स ম্যাম ইনডাইরেক্ট ওয়েজেসটা কত অ্যামাউন্ট ছিল? 48,000। रिपेयर मेंटेनेंस 2,30,000। तो इसके बाद डिप्रिशिएशन ऑन फैक्ट्री शेड, तो ये कितना था? डिप्रिशिएशन ऑन फैक्ट्री जो है 40,000 और प्लांट मशीनरी 60,000। 40,000 और ये वाला 60,000 डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, ये हो गया। और उधर लिखो बाई साइड में बाई प्रोडक्ट 20,000, बाई बाई प्रोडक्ट, सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट, सेलिंग वैल्यू में ही दे दिया है कि बाई प्रोडक्ट ये 20,000 में बिकेगा, बाई सेल ऑफ बाई। यहाँ में हमेशा बाई प्रोडक्ट को सेलिंग वैल्यू में ही रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ये हमारे कॉस्ट को कम करेगा, तो सेलिंग वैल्यू में ही ना रिकॉर्ड होगा। अब कैलकुलेट करके देखना है कितना स्टॉक हम लोगों ने, मतलब कितना फिनिश गुड्स इस बार हम लोगों ने बनाया। तो बाई ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर टोटल करके दे, $390, 1184, 23,08,000। हाँ सही है, 23,08,000। ठीक है, 23,08,000 माइनस हो जाएगा ये 5,27,000। 17,81,000, 17,81,000 बैलेंस करके आओ। मतलब इतने का हम लोगों ने फिनिश गुड्स बना के रेडी किया। ये तो आसान था, इसके बाद वाला थोड़ा अलग है। देखो यहाँ पर फिर से थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जैसे हमारे वो फाइनल अकाउंट्स में था। बोल रहा है फॉलोइंग आर द मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिटर एंड ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइडेड बाय मेसर्स CV related 2021-22 there are certain figures missing। अच्छा देखो यहाँ कुछ मिसिंग फिगर्स दिया है। क्या क्या अकाउंट दिया है? रॉ मटेरियल का, क्रेडिटर का, मैन्युफैक्चरिंग का दिया है, और नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया है। हमें क्या करना है? रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और रॉ मटेरियल अकाउंट को फिर से प्रिपेयर करके देना है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को और रॉ मटेरियल अकाउंट को हमें फिर से रेडी करके उनको देना है। ठीक है, और कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या बनाएंगे सोल्यूशन में? एक रॉ मटेरियल अकाउंट और एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सोल्यूशन में यही दो आएगा, बाकी वर्किंग मोड में जाएगा। ठीक है, तो पहले सोल्यूशन का दो पार्ट बना लो। यहाँ पर एक लिखो रॉ मटेरियल अकाउंट, ये बनाने बोला है, तो ऊपर लिखते हैं रॉ मटेरियल अकाउंट। रिवाइज करने बोला है, तो अभी कुछ लिखेंगे नहीं, सिर्फ हम लोग यहाँ पर ऐसे करके टी शेप में ये बना रहे। ठीक है, ये बना लेते हैं, उसके बाद जो भी डेटा पुट करना होगा उसे करें। और एक बनेगा मैन्युफैक्चरिंग, तो ज्यादा जगह नहीं चाहिए, इसी जगह में बन जाए, छोटा छोटा। रॉ मटेरियल का इतना होगा लगभग जितना दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग का इससे थोड़ा ज्यादा जगह लगेगा, नहीं इतना ही होगा। मैन्युफैक्चरिंग में सेम इतना जगह नहीं, नीचे टोटल वोटल करना पड़ेगा, उस हिसाब से जगह लगे। इतने जगह में हो जाए। चलो अब देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो रॉ मटेरियल में देखो क्या दिया हुआ था।
रॉ मटेरियल में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमें फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है टू क्रेडिटर। अब टू क्रेडिटर कब होगा बोलो, जब क्रेडिट परचेस करेंगे। सही है, ये वाला एंट्री क्रेडिट परचेस का, ये तो समझ में आ रहा है। इतना पहले से हमारे पास था, इतना परचेस कर लिया और इतना यूज कर लिया, तो बाकी क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन वो सारा डेटा मिसिंग है, फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ क्रेडिटर का अकाउंट बना हुआ है, क्रेडिटर को इतना पेमेंट कर दिए हैं, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस इतना है, ओपनिंग बैलेंस इतना है, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्लोज नहीं किया है, अब हो भी नहीं रहा है, देखो इधर 28 आ रहा है, इधर लेकिन 15 है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो इधर आएगा, तो क्या आएगा बोल सकते हो? कौन सा एंट्री मिसिंग है क्रेडिटर? परचेस। परचेस। परचेस पहले तो परचेस होगा ना, डिस्काउंट जब तक हमें नहीं बोलेगा तो हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि डिस्काउंट है कि नहीं है? हो सकता है डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट है कि, और वैसे भी डिस्काउंट होगा तो इधर होगा ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ तो परचेज ही मिसिंग है, पहले तो परचेज होना चाहिए, इधर क्या आएगा? तब ना क्रेडिटर पूरा बनेगा, ठीक है। डिस्काउंट भी इधर ही आएगा, लेकिन बिफोर परचेज डिस्काउंट तो नहीं होगा, इसीलिए पहले परचेज। फिर मैन्युफैक्चरिंग में देखो, मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल कंज्यूम बाकी बाकी सब दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोला है, परचेज ऑफ मशीन 10 लाख हैज बीन ओमिटेड, बोल रहा है कि एक मशीन परचेस हुआ था 10 लाख का, जो कि इन्होंने एंट्री नहीं किया। मशीन आर चार्जेबल एट डेप्रिसिएशन रेट ऑफ 10%, तो मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। अच्छा, इस पे बोलो तो अगर हम लोगों ने मशीन को मशीन नहीं माना तो कौन से अकाउंट में इंपैक्ट आएगा? मैन्युफैक्चरिंग में, क्रेडिटर में, या रॉ मटेरियल? देखो रॉ मटेरियल क्रेडिटर में नहीं आएगा, ये तो पता ही चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या आएगा इसका कोई इंपैक्ट? डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट हाँ आएगा, है ना? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम लोग डेप्रिसिएशन, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर उस प्लांट के रिलेटेड डेप्रिसिएशन कम चार्ज है। कितना कम चार्ज होगा फिर? 10 लाख पे 10% करने से जितना आएगा, कितना? 1 लाख, मतलब 1 लाख का डेप्रिसिएशन इधर मिसिंग है, ठीक है। तो पहला हमें ये रेक्टिफाई करना पड़ेगा, हमें 1 लाख का डेप्रिसिएशन, मतलब यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन 2 लाख है, ये एक्चुअली कितना हो जाएगा? हाँ, +1 लाख। अच्छा, अब बोल रहा है वेजेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग, वेजेस में क्या क्या इंक्लूड है बोल रहा है कि ये जो वेजेस है, इंक्लूड का मतलब इसमें क्या क्या एडेड है, बोल रहा है इसमें पेड टू फैक्ट्री वर्कर एडेड है। बोलो ये सही है कि गलत है? इन्होंने फैक्ट्री वर्कर को जो वेजेस दिया है वो यहाँ पर इंक्लूड किया है, तो ये गलत है कि सही है? सही है। पेड टू लेबर एट ऑफिस, ऑफिस के लेबर का भी इसमें इंक्लूडेड कर रखा है, तो ये सही है कि गलत है? गलत है, तो इसको हटाना पड़ेगा, तो फिर ये वेजेस कितना दिखेगा? 3 लाख दिखेगा, ठीक है। तो ये रेक्टिफाई हो जाएगा, वेजेस हमारा 3 लाख दिखेगा इसके जगह। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब ये वाला 244 था, अब यहाँ पर बोला है क्या क्या इंक्लूड है। देखो बोल रहा है कि इंक्लूड है इलेक्ट्रिक चार्जेस 80,000 ऑफ विच 30% ऑफिस का है, तो 80,000 इसमें इंक्लूडेड है, जिसमें से बोल रहा है 30% तो ऑफिस का है, तो 80,000 का 30% कहाँ जाना चाहिए था? पीएल में, ठीक है। तो यहाँ कितना दिखना चाहिए 80,000 का? 70%, ठीक है। तो 70% कितना होगा? 56,000। 56,000। 56। तो यहाँ से क्या एडजस्टमेंट करोगे? 2,44,000 में पूरा 80,000 इंक्लूड है, लेकिन मुझे कितना इंक्लूड करवाना था? तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे रेक्टिफाई करूँ? 30% माइनस कर दोगे, 30% कितना? 24,000, वो माइनस कर दोगे। यहाँ पूरा कितना इंक्लूडेड है? 80। मुझे 80 से कितना एलिमिनेट करना है? 70% लेना है, 30% को एलिमिनेट, तो 30% का वैल्यू एलिमिनेट कर दिए, हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहे हैं फ्यूल चार्जेस ऑफ 20,000, ये इसमें इंक्लूडेड है। बोलो ये सही किया है कि गलत किया है? ये सही है, ठीक है, ये तो फैक्ट्री का ही आइटम होगा, तो इसको क्यों चेंज करें, ये ठीक है। फ्रेट इनवर्ट 35,000, ये इसमें इंक्लूडेड है। बोलो सही है कि गलत है? सही है, ठीक है। वो परचेज जो कैरेज इनवर्ट, फ्रेट इनवर्ट, डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर 20,000, बोलो ये आएगा कि नहीं आएगा? ये कहाँ आता है डिलीवरी चार्जेस, इसको क्या बोलते हैं? पीएल में आएगा, फ्रेट इसको हम लोग आउटवर्ड होता है। हाँ कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं। तो ये 20,000 क्या करना पड़ेगा? माइनस, वहां से हम लोग अच्छा, वहां से हम लोग 20,000 को भी लेस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो 2,44,000 से कितना लेस कर दिया? 20,000, 24,000, तो कितना आएगा?
2 लाख, तो ये हो जाएगा। ठीक है, बस यही हमें चेंज करना है, बस और कुछ नहीं करना पड़ेगा शायद। अब देखते हैं, चलो बनाने से पता चलेगा क्या और करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग को फिर से रीराइट करने के लिए हमें इस पे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। चलो तो फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री मतलब वर्किंग नोट बना लेते हैं, एंट्री का जरूरत नहीं, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले लिखो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिशिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिशिएशन। अच्छा, इसमें डेप्रिशिएशन गिवन इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेप्रिसिएशन गिवन है हम लोगों को 2 लाख। ऐड कर दो ड्यू टू ओमिशन ऑफ मशीन परचेस्ड एंड इट्स डेप्रिसिएशन, and its depreciation is also omitted, ऐसे लिख दो। नाउ इंक्लूडेड, अभी हम लोग इंक्लूड करते हैं। अच्छा, कितना था मशीन? 10 लाख 10% लगा, 10 लाख 10%, 1 लाख टोटल 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये डेप्रिशिएशन हो जाएगा 3 लाख हम लोग का। अच्छा, फिर उसके बाद सारा वर्किंग नोट बना लेते, फिर एक बार में लिख लेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। इसके बाद हम लोग का बनेगा कैलकुलेशन ऑफ वेजेस, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस, वेजेस गिवन इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। पहले से वेजेस कितना गिवन है देखो, 3,50,000। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में गिवन है, हम लोग को माइनस करना है इसमें से। सिर्फ क्या माइनस करना था, इसमें गलती ये हुआ था, फैक्ट्री वर्कर है, ठीक है, लेबर ऑफिस वाला, वो माइनस करना है, तो माइनस कर दो। ऑफिस वेजेस इंक्लूडेड नाउ एक्सक्लूडेड, 50,000 ही था, तो ये 3 लाख आ जाए। फिर वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें भी लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन in manufacturing account 240। लेस करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या क्या लेस होना था, इलेक्ट्रिक चार्जेस का कितना लेस होगा, 30%। लिखो 30% इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑफिस यूज, सो एक्सक्लूडेड। कितना हो जाएगा, 30% इंटू 80,000, 24, ये लेस हो जाएगा। और एक लेस होगा डिलीवरी चार्जेस, बोला था देखो, डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर, डिलीवरी चार्जेस wrongly included, 20,000, तो ये हो जाएगा 2 लाख। अच्छा, अब एक एक करके हम लोग वहां पर पुट करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ देखो क्या लिखना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम लिख के उसका जगह खाली रखना है, क्योंकि अभी तक वो हम लोगों ने निकाला नहीं है कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो 2 रॉ मटेरियल कंज्यूम,
टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये अभी तक निकाला नहीं है, वो देखना पड़ेगा कितना होगा। अच्छा, फिर वेजेस लिखो, डिप्रिशिएशन, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी निकाला अभी हमने। टू वेजेस, वर्किंग नोट नंबर, वेजेस का शायद मैंने 2 वाला वर्किंग नोट बनाया और डिप्रिशिएशन शायद पहले बना दिया। वर्किंग नोट नंबर 1 और 2 डायरेक्ट एक्सपेंस, ये 3 नंबर। ये तो आया 2 लाख। डिप्रिशिएशन कितना है? 3 लाख और ये भी 3 लाख। अच्छा, दोनों 3 लाख आया है। वेजेस भी 3 लाख और डिप्रिशिएशन भी 3 लाख। ठीक है, अब रॉ मटेरियल कंज्यूम तो खाली रखा है। इधर देखो एक डेटा है बाई ट्रेडिंग बोल के, ठीक है। बाई ट्रेडिंग मतलब क्या? जो ट्रांसफर होगा। बाई ट्रेडिंग बोल के हम लोग क्या लिखते हैं? जब मैन्युफैक्चरिंग का टोटल करते हैं तभी तो लिखते हैं, लेकिन वो भी तो गलत होगा। सोचो, वो डेटा मत लिख दो, बाई ट्रेडिंग लिखे, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये तो इस डेटा पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफाई। तो 17,94,000 को हमें क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ये कैसे बना था? ये सारी चीजों को ऐड करके। तो अब यहाँ पर ये सारी चीजों का अगर मेरा चेंजेस है तो मुझे, लेकिन देखो एक प्रॉब्लम है, इसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी तो एडेड होगा, तभी तो ये बना है। जो हमारे पास डेटा मिसिंग है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ये सोचना पड़ेगा। तो बनाओ वर्किंग नोट नंबर 4, बताते हैं कैसे। वर्किंग नोट नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडिंग बैलेंस। लिखो ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस गिवन इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग में जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका बैलेंस हमें क्या दिया हुआ है, देखते हैं। 17,94,000, लेकिन ये गलत दिया हुआ है, इतना कंफर्म। अच्छा, अब ये गलत कैसे हुआ होगा? अच्छा, इसमें से क्या क्या हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा? जो भी ऐड होके हुआ था उसमें जो गलत है, तो सबसे पहला गलती क्या था? देखो हम लोगों का डेप्रिशिएशन का एक गलती था। तो डेप्रिशिएशन वहां पर जब ऐड हुआ है तो कम ऐड हुआ है कि ज्यादा ऐड हुआ है? बोलो। कम ऐड हुआ है ना, क्योंकि मशीन हम लोगों ने प्लांट मशीनरी को तब प्लांट मशीनरी माना नहीं था, तो 1 लाख कम चार्ज किया था ना हम लोगों ने। यहाँ डेप्रिशिएशन का एक्जिस्टिंग वैल्यू को बढ़ाया, तो डेप्रिशिएशन को हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? 1 लाख से ऐड करना पड़ेगा। ऐड करो, डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ओमिटेड, है ना। ये 1 लाख का हम लोगों ने प्लांट मशीनरी का यहाँ पर डिप्रिशिएशन 1 लाख कम दिखाया होगा। ये जो टोटल है ये 1 लाख से जरूर कम दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब वेजेस में क्या हुआ था? वेजेस में हमारा इंक्लूड होना चाहिए था सिर्फ फैक्ट्री का, हम लोगों ने उसमें ऑफिस का वेजेस भी लगाया था। तो उस बेसिस पे ये 1794 ज्यादा दिख रहा है कि कम दिख रहा है? ज्यादा, तो हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है। वेजेस से हमें कितने से कम करोगे? देखो यहाँ पर जो 50,000, तो लेस करो, लेस वेजेस फॉर ऑफिस wrongly included, 50,000 लेस कर देंगे। अच्छा, अब और एक चीज भी था, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी गलती यहाँ पर इंक्लूड हुआ होगा। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या था? इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस वाला भी हम लोगों ने यहाँ इंक्लूड कर रखा था, ठीक है। तो उसके वजह से ये खर्चा क्या दिख रहा है? ज्यादा। ऑफिस का खर्चा तो इसमें आना नहीं चाहिए, तो उसमें क्या करेंगे? लेस। लिखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस wrongly included, 24,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पर एक डिलीवरी चार्जेस भी ऐड कर रखा था, ठीक है। तो उसके वजह से ये एडिशन का डेटा क्या दिख रहा है? इसमें डिलीवरी चार्जेस इंक्लूडेड है, बट हमें तो इंक्लूड चाहिए नहीं, तो हमें एक्सक्लूड करना है। तो लेस करो, डिलीवरी चार्जेस रॉन्गली इंक्लूडेड
20,000। तो जो भी गलत था, जो नहीं ऐड होना चाहिए था ऐड हो गया, उसको लेस कर दिया, जो ऐड होना चाहिए था उसको ऐड कर दिया। अब ये एडजस्ट करके मुझे बताओ कि कितना हो रहा है। 18 लाख। 18 अच्छा 18 लाख हो रहा है। ये 18 लाख कहाँ लिखोगे? उधर लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट बोल के, जहां पर हम लोगों ने ये देखो, ये 1794 की जगह कितना लिखोगे? 18 लाख लिखो उधर। वर्किंग नोट नंबर 4 बोल के 18 लाख उधर लिखो। 18 लाख। अब इधर टोटल में नीचे लेजर के टोटल में 18 लाख, इधर भी लिखो 18 लाख। ये तुम लोग को बैलेंस करके मिलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। बोलो कितना आ रहा है? 33678, 10 लाख आ रहा है। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना निकल जाएगा फिर? 10 लाख। अच्छा अब और एक अकाउंट रहा रहा रॉ मटेरियल का अकाउंट। चलो रॉ मटेरियल के अकाउंट में था क्या देखते हैं। रॉ मटेरियल के अकाउंट में 2 ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख, लिखो। वो तो कुछ गलत नहीं है। 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक 1 लाख। और क्या दिया था? बाई रॉ मटेरियल कंज्यूम, बोलो वो कितना लिखोगे? अभी फाइंड आउट किया। 10 लाख। 2 और क्या दिया हुआ है देखो, 2 क्रेडिटर, इसका नहीं पता हमें कुछ भी। और इधर एक बाई क्लोजिंग स्टॉक, इसका भी नहीं पता। अब दो दो डेटा मिसिंग है, कैसे निकालेंगे? हमारे पास और एक अकाउंट गिवन था, कौन सा? क्रेडिटर, उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो क्रेडिटर में यहाँ क्या लिख दोगे? बाई परचेज। ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट बनाओ तो समझ में आ जाएगा। इसके नीचे क्रेडिटर अकाउंट जो दिया हुआ है उसको बना लो। क्रेडिटर देखो, टू बैंक 22 लाख, टू बैलेंस सीटी, टू बैलेंस सीटी 6 लाख, बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग क्रेडिटर ये भी दिया हुआ है 15 लाख। और एक इस अकाउंट को क्लोज नहीं किया हुआ है, तो अगर हम लोग इसको क्लोज करेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हो गया हम लोगों का कितना? 28 लाख। और इधर भी फिर 28 लाख लिखेंगे, बैलेंस करके कितना आएगा? 13 लाख आ रहे हैं, है ना? 13 लाख आ रहा है। अच्छा इसको क्या लिखेंगे? बाई है तो बाई, नाम क्या लिखना पड़ेगा? बाई परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल। ठीक है, क्योंकि क्रेडिटर अकाउंट तो पहले परचेज से ही बनेगा ना, तो परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल बैलेंसिंग फिगर। अब इसका क्या बेनिफिट होगा? ये परचेज को कहाँ लिखोगे बोलो? रॉ मेटेरियल अकाउंट में कहाँ लिखोगे? to creditor. क्रेडिटर में। क्रेडिटर में लिखेंगे, क्रॉस पोस्टिंग हो रहा है ना। देखो क्रॉस पोस्टिंग, ये इसके आगे परचेज लिख दो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक ही तो बात है। अगर हम लोग इसके आगे परचेज लैंग्वेज ऐड कर देते हैं तो वो तो ऑटोमेटिक क्रॉस पोस्टिंग होगा। वैसे भी क्रेडिटर कब बनेगा? जब हम लोगों ने परचेज किया, तो परचेज टू क्रेडिटर, अब उसमें रॉ मटेरियल नाम लिखा हुआ है, इसी वजह से तो ये हो जाएगा। यहाँ पर कितना कितना आया? 13 लाख आया। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 5 है शायद, 14 लाख। 14 लाख से 10 लाख हटेगा, कितना हो जाएगा? 4 लाख। ये हम लोग का आ गया क्लोजिंग स्टॉक। आसान है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन जो है सोच के करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कुछ डेटा दिया हुआ हम लोगों ने पुट कर दिया, ऐसा नहीं। एक एक करके फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन से डेटा के साथ रिलेट होगा। ম্যাম একবার ক্রিয়েটার্স অ্যাকাউন্টে দেখাবেন? হ্যাঁ ম্যাম হয়ে গেছে। ম্যাম মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি পারচেজটা আমরা বার করলাম, যেটা ক্রেডিটারে মিসিং ছিল। হ্যাঁ,
পারচেস এন্ট্রি ছাড়া তো ক্রেডিটার অ্যাকাউন্টই হবে না, এটাই মিসিং। अच्छा, ये वाला है लेकिन ये काफी बड़ा है, इतने टाइम में हो पाएगा? चलो हम लोग एक काम करते हैं, ये एमसीक्यूज एक बार देख लेते हैं, उसके बाद वो रहने देते हैं, वो नेक्स्ट दिन करेंगे। देखो यहाँ पर बोला है, बताओ बाई प्रोडक्ट वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बाई प्रोडक्ट को हम लोग कैसे वैल्यू करते हैं? बोलो, कल बताया था, सोच के बताओ कि बाई प्रोडक्ट को हम लोग कैसे वैल्यू करते हैं। बाई प्रोडक्ट मतलब क्या? अगर हम लोग कुछ प्रोडक्शन करने गए और उसमें हमारा एंसिलरी हिसाब से आ जाता है तो उसको हम लोग बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। हाँ बोलो, ट्रू होगा, Materializable. ट्रू होगा। देखो बाई प्रोडक्ट के बारे में क्या लिखा है, एक बार पढ़ के देखो। बाई प्रोडक्ट নেট রিয়েলাইজেবল ভ্যালু বলছে মানে তাহলে এটা কি হচ্ছে, ট্রু কি ফলস? এটা বলো, false হবে, ফলস হবে। শুধু देखो ন্যাচারালাইজেবল হয়। हाँ, बाई प्रोडक्ट का कॉस्ट जान के क्या होगा? बाई प्रोडक्ट मार्केट, देखो हम लोग प्रोडक्शन करने गए थे चीनी, निकल के आ गया गुड़, ठीक है। अब गुड़ का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, जितना भी हो, उसको हम लोग रिकॉर्ड कैसे कर रहे हैं? कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। किस में रिकॉर्ड करते हैं? ऑलवेज सेल वैल्यू पे। तो सेल वैल्यू का मतलब क्या होता है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो मार्केट में मिलेगा। गुड़ का कॉस्ट हम लोग पता कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका वैल्यू कैसे करेंगे? बोलो, जितने में वो बिकेगा, ठीक है, उसका कॉस्टिंग हमें नहीं करना है। हमें कॉस्टिंग किसका करना है? चीनी का करना है, लेकिन इसका कॉस्टिंग थोड़ी ना करना होता है। इसीलिए देखो, अभी थोड़ी देर पहले किसी क्वेश्चन में बाई प्रोडक्ट हम लोग लिख रहे थे तो वहां पर लिखा हुआ था सेल वैल्यू पे है वो बाई प्रोडक्ट, जिसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला था, वहां पर लिखा हुआ था एट सेल वैल्यू। हमेशा ये सेल वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है, इसका कॉस्टिंग हम लोग करते ही नहीं, क्योंकि इसको तो प्रोडक्शन करना ही नहीं था हमें, ठीक है। वैसे कॉस्ट इसका निकाला जा सकता है, जब तुम लोग कभी प्रोसेस कॉस्टिंग करोगे कभी, ठीक है, तो वहां पर देख सकते हो कि उसमें उसका भी कॉस्ट निकाला जाता है, लेकिन उसका वैल्यू जो है वो एनआरवी बेसिस पे होगा। फिर बोल रहे द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू एसर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड। बोलो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम लोग इसीलिए बनाते हैं ताकि हम लोग प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ जो गुड्स बनाया वो कैलकुलेट कर पाए। बोलो, false. हम लोग क्या पता करते हैं? Cost of goods हाँ, produced. इसके जगह क्या होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। अच्छा, इफ देयर रिमेन अनफिनिश्ड गुड्स एट द बिगिनिंग, मतलब जो होता है क्या, ओपनिंग WIP एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब क्लोजिंग WIP, कॉस्ट ऑफ सच अनफिनिश्ड गुड्स इज शोन इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। हम लोग उसका कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखाते हैं। हाँ दिखाते हैं। टू ओपनिंग WIP बाय क्लोजिंग WIP नहीं दिखाते? तो दिखाते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक लिखा हुआ है। ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, सही लिखा हुआ, यही तो करते हैं। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट विल शो द क्वांटिटीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल एंड WIP। ट्रेडिंग में थोड़ी ना रॉ मटेरियल दिखाएंगे, ना तो WIP ये दिखा सकते, फिनिश गुड्स दिखा सकते हैं, ये दो तो नहीं दिखाते। ये दो कहाँ दिखाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। हाँ, अब 6 नंबर, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज डिफाइंड एज टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। बोलो, अभी तो बोला फॉल्स हो, अभी तो बोला। ओवरहेड का मतलब क्या, कल भी लिखा है, अभी बोला भी स्टार्टिंग। इनडायरेक्ट, तो अब सभी डायरेक्ट चीजों का एडिशन थोड़ी ना ओवरहेड होगा, इसका अलग नाम होता है प्राइम कॉस्ट, ठीक है। सारे डायरेक्ट चीजों का एडिशन होने से उसको क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। वो यहाँ पर है नहीं तो इसलिए मैंने ज्यादा इस पे बोला नहीं। बाकी इनडायरेक्ट मैंने बोला है, ओवरहेड वर्ड यूज हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहेड। देखो कल ही लिखवाया था, इनडायरेक्ट जहां पर लिखवा है वहां पर लिखा है मैंने कि ओवरहेड बोला जाता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय एन एंटरप्राइज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। बोलो, ट्रेडर थोड़ी ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा, वो तो सिर्फ ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट बनाएगा। अच्छा, अब ये MCQs देखो, इसमें क्या बोला है? अंडरस्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग WIP इन द पीरियड विल अंडरस्टेटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ओवरस्टेट करंट एसेट, अंडर
स्टेट नेट इनकम इन द पीरियड, नन ऑफ दिस। तो पहले क्वेश्चन समझा देते हैं। अंडर स्टेट का मतलब ये जो हम लोग क्लोजिंग WIP लिख रहे हैं, बोल रहा है कि ये अगर हम लोगों ने कम दिखा दिया है, ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ पर अलग अलग इम्पैक्ट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही है ये तुम लोग को बताना। ए, देखो अगर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का मैंने रिलेशन तुम लोग को बताया था कभी, देखो यहाँ पर चाहे किसी भी चीज का हो, देखो ट्रेडिंग में जैसे मान लो यहाँ पर 100 रुपीज है, यहाँ पर 120 है, यहाँ पर प्रॉफिट कितना आया 20। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 100 है और यहाँ पर है 250, तो यहाँ पर कितना आएगा 150। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक जब 120 है, प्रॉफिट कितना 20, क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ गया तो प्रॉफिट कितना हो गया 150। मतलब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। ये जिन्होंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया था कर लियो, वहां पर ऐसे कुछ क्वेश्चंस में मैंने शायद बताया था, ठीक है। तो ये हो गया। अब ओपनिंग स्टॉक के साथ कैसा रिलेशन होता है, रिवर्स रिलेशन होता है, बताते हैं। ये देखो प्रॉफिट का, किसी भी चीज का ओपनिंग स्टॉक हो, ठीक है, जैसे कि देखो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर मान लो 100 है, यहाँ मान लो 120 है, तो यहाँ पर कितना आएगा 20, ठीक है। अब मान लो ये ओपनिंग स्टॉक मैंने कर दिया यहाँ पर 150 और यहाँ पर है 150 करेंगे, तो ये तो 120 लिया, इसको 200 करते तब ठीक रहेगा। ये 100 हो गया, ये 200 कर दिया, ये 150 कर दिया, यहाँ पर 50 हो गया। तो देखो ओपनिंग स्टॉक 100 है, प्रॉफिट कितना 100, ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो प्रॉफिट और ओपनिंग स्टॉक में रिलेशन क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, और ओपनिंग स्टॉक अगर कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। इनका इनवर्स, इनका प्रोपोर्शनेट रिलेशन, ठीक है। ये कमने से कम होगा, बढ़ने से बढ़ेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है, क्या चीज कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, कम हुआ है क्लोजिंग, ठीक है। क्लोजिंग WIP चाहे कोई भी स्टॉक हो, अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरा कम हुआ है तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा, प्रॉफिट मेरा कम होगा। आप बोलो कौन सा आंसर सही डी। है। अंडरस्टेट नेट इनकम इन दैट पीरियड, ठीक है। हमें ये बताना है, प्रॉफिट के साथ रिलेशन बताना पड़ेगा। तो प्रॉफिट मेरा क्या हो, क्योंकि ओवरऑल इंपैक्ट कहाँ दिखेगा, प्रॉफिट में ही दिखेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रोपोर्शनेट होता है, ओपनिंग स्टॉक के साथ रिवर्स होता है, बस इतना याद रखना है। सेल्स इज इक्वल टू, बोलो इसमें से सेल का इक्वेशन कौन सा सही है। डी, बी, अच्छा बाकी लोग। सेल्स का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ही तो होता है, कॉस्ट माइनस प्रॉफिट। तो कॉस्ट से प्रॉफिट लेस करोगे कभी सेल मिलेगा, पॉसिबल है। ये क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या, प्रॉफिट बेच के जो प्रॉफिट आता है उसी को तो ग्रॉस प्रॉफिट, तो यही सही है। आप बोल रहे हैं जीपी से माइनस कर दो, मतलब बोल रहा है प्रॉफिट से कॉस्ट माइनस कर दो, तो प्रॉफिट से कॉस्ट माइनस करने से क्या मिलेगा, ये तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। नेट प्रॉफिट में बोल रहा है कॉस्ट को ऐड कर दो, तो नेट प्रॉफिट में कॉस्ट को ऐड करके हमें सेल्स तो मिलेगा नहीं, ठीक है। नेट प्रॉफिट में कॉस्ट को ऐड करके कभी सेल नहीं मिलेगा। तो सेल का मतलब क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट को क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब यहाँ पर कौन सा कॉस्ट लिया जाता है, जो चीज मैंने बेचा, जैसे मैंने एक 150 रुपए में कोई चीज बेचा जिसे खरीदा था 120 में, तो यहाँ पर कौन सा कॉस्ट ले रहे हैं, जो गुड्स मैंने बेचा उसी का तो कॉस्ट ले रहे हैं, उसका ही तो नाम है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और इसमें प्रॉफिट को करना है ऐड, और बेच के जो प्रॉफिट आता है उसी को तो ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, उसको तो नेट प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, उसका नाम है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा थर्ड नंबर, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर आल्सो कॉल्ड, क्या बोला जाता है, अभी अभी सीखा। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। और ये लिखा हुआ ओवरहेड है का। प्रोडक्शन, बोलो कौन सा होगा, सही बोलो, सही तरीके से बोलो, ऑप्शन ए। सोच। ऑप्शन ए, अच्छा बाकी लोग ए, না আমি 3 এরটা বললাম। सी, डी, मैम सी सी।
डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने कल ही बताया था मैन्युफैक्चरिंग बोल लो प्रोडक्शन, शायद वर्क्स वाला वर्ड मैंने नहीं लिया होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन तुम लोग को इतना कंफ्यूजन होना चाहिए था कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन तो दोनों ही हो रहा है, तो फिर तो ऑल ऑफ थ्री होगा, क्योंकि देखो उसके हिसाब से तो इंडिविजुअल आंसर तो मेरा हो नहीं सकता है। कल ही तो बताया मैन्युफैक्चरिंग जो है वही प्रोड्यूस्ड है, वही प्रोडक्शन वाला गुड्स है, तो ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब भी जो प्रोडक्शन तो वर्क्स ओवरहेड भी वो। देखो जो लोग कॉस्ट करते हो उनको तो सही आंसर देना चाहिए, तुम लोग जब कॉस्ट शीट बनाते हो तो वहां पर कौन से खर्चे को वर्क्स ओवरहेड लिखते हो, प्राइम कॉस्ट, उसके बाद ऐड करते हो फैक्ट्री ओवरहेड, और उसमें उसको तुम लोग लिखते हो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड, हम तीनों चीज लिखवाते हैं, ठीक है। तो तुम लोग का आंसर एटलीस्ट डी बोलना चाहिए था, ये ऑल ऑफ थ्री होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो सेल्स वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू, बोलो मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, फोर्थ का ए हो जाएगा। फिफ्थ नंबर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शोज total cost of manufacturing the finished product, it provides details of factory cost, it facilitates reconciliation of financial books with cost record, all the three, सोच के बताओ, मतलब डी। देखो टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश प्रोडक्ट, ये दिखता है कि नहीं, हम लोग तो लिखते हैं यहाँ पर बाय ट्रेडिंग बोल के जो लिखते हैं वही तो ये है, ठीक है। प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो इधर क्या रहता है, फैक्ट्री पे लगा हुआ खर्चा। इट फैसिलिटेट्स रिकंसिलिएशन ऑफ फाइनेंशियल बुक्स विद कॉस्ट रिकॉर्ड, इसका मतलब अगर नहीं समझ में आता है तुम बताते, जैसे तुम लोग बीआरएस करते हो, ठीक है, जिनका कॉस्ट है उनको तो समझ में आएगा ये पॉइंट, ठीक है। और देखो तुम लोग बीआरएस करते हो अकाउंट्स में कभी, ठीक है, तो बीआरएस में क्या करते हो, पासबुक के साथ कैश बुक का मिसमैच को आइडेंटिफाई करते हो, तो यहाँ पर भी क्या होता है, जब कोई मैन्युफैक्चरर होता है तो वो उसका दो बुक्स हो जाता है, एक होता है कॉस्ट वाला और एक होता है फाइनेंस वाला, ठीक है। तो फाइनेंस वाले कैसे रिकॉर्ड करते पता है, वो रिकॉर्ड करते कि मैंने टोटल कितना खर्चा किया, ठीक है, मैंने कितना मेटेरियल खरीदा, लेकिन कॉस्ट वाला क्या रिकॉर्ड करेगा, मैंने कितना मेटेरियल यूज किया। अब दोनों में क्या हो जाता है फर्क, ठीक है। तो उसको फिर रिकंसाइल करना पड़ता है, जैसे तुम लोग बीआरएस बनाते हो तो वैसे ही कॉस्टिंग में भी रिकंसिलिएशन होता है, कॉस्ट ऑफ बुक कीपिंग में, ठीक है। तो वो प्रोसेस भी हमें मिलेगा यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा तभी ना मुझे पता चलेगा कि मेरा कॉस्ट रिकॉर्ड के हिसाब से खर्चा कितना है। और फाइनेंशियल बुक्स जो है, जो तुम लोग बनाते हो फाइनेंशियल बुक्स, जैसे जो फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग पेल, बैलेंस शीट, वहां पर तो ये हमें क्या करेगा, रिकंसिलिएशन बताएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द, ठीक है, ऑल ऑफ थ्री हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये भी हो गया। और ये क्वेश्चन जो है ये काफी आसान है, ये देखने में इतना बड़ा है लेकिन डायरेक्ट जाके सारा अमाउंट एक एक जगह पे पुट हो जाएगा, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं करवा पाए, कुछ यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वगैरह दिख रहा है, प्रिपेयर करने बोला है मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, तो ये वाला जो है तुम लोग से एक बार करके देख सकते हो घर पे, ठीक है, ये वाला हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट करवा देंगे ये वाला भी, ठीक है, ये करवाएंगे। और एक मुझे थ्योरी लिखवाना था, वो मेरा बाकी रह गया, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो पहले वाले टॉपिक जो चल रहा था ना फाइनल अकाउंट्स का, वो इंपॉर्टेंट है, वो आता है, तो वो लिखवाना बाकी रह गया। नेक्स्ट दिन अगर भूल भी जाते हैं ना मुझे एक बार याद दिलाओगे, ठीक है, वो और ये वाला करेंगे, फिर हम लोग कोई नया टॉपिक स्टार्ट करें, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। हाँ, बाय मैम। रिकॉर्डिंग में क्या नहीं है, हाँ बाय मैम। बाय।